हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ क्लास 12 फिज़िक्स चैप्टर 3 की हेडिंग 3.8 दैट इज़ टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। किस तरह से टेम्परेचर पर रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है। तो बहुत सारे फॉर्मूले, बहुत सारे एक्सटेंट पर ये प्रेड किया गया कि ये फॉर्मूला सबसे ज़्यादा सूटेड है ये फाइंड आउट करने के लिए कि पर्टिकुलर टेम्परेचर पर किसी भी मेटेलिक कंडक्टर की कितनी ज़्यादा कितनी कम रेजिस्टिविटी होगी। So the formula is rho t is equal to rho naught within the square bracket 1 plus alpha t minus t naught, जहाँ पर rho t रेजिस्टिविटी है एट टेम्परेचर t जो कि हमें गिवन होगा, और रो नॉट जो है वो रेजिस्टिविटी है एट टाइम t नॉट, और जहाँ पे जो अल्फ़ा है वो है टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है अल्फ़ा, उसकी जो वैल्यू होती है वो 1 टेम्परेचर होती है, टेम्परेचर इनवर्स होती है। अब अगर अल्फ़ा की बात करें फ्रॉम द टेबल 3.1, तो अल्फ़ा की कुछ वैल्यू पॉजिटिव भी हैं और अल्फ़ा की कुछ वैल्यू निगेटिव भी हैं। तो इसका मतलब है कि अल्फ़ा की वैल्यू दोनों हो सकती हैं, पॉजिटिव भी और निगेटिव भी। यहाँ पे हमें 3 ग्राफ शो किए गए हैं, एक कॉपर का, अगला जो है नाइक्रोम का, और जो अगला है उसके बाद वाला तीसरा वो किसका है, सेमी कंडक्टर्स का। इसके बाद अगर हम मटेरियल जो कि सेमी द नाइक्रोम है वो क्या है, एक एलॉय है जो कि निकल, आयरन और थोरियम से प्रिपेयर किया जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा, इसकी जो रेजिस्टिविटी होती है, जो टेम्परेचर होता है, उनके बीच काफ़ी कम वीक डिपेंडेंस होता है। और अगर हम बात करें सेमी कंडक्टर्स की, तो सेमी कंडक्टर्स की जो रेजिस्टिविटी होती है और टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने पर डिक्रीज़ होती है। रेजिस्टिविटी जो होती है टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने पर डिक्रीज़ होती है। अब हम इसका क्वालिटेटिव एनालिसिस करें, तो क्वालिटेटिव एनालिसिस करने पर हमें ये पता चला कि जो रो होता है वो 1/सिग्मा होता है। कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। दैट इज़ इक्वल टू m/n/e² टॉर्क। तो इसमें जो n है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है पर यूनिट वॉल्यूम, और जो रो है वो एवरेज टाइम ऑफ कोलिजन है। अब जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, उनमें काफ़ी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी आएगी, जिसकी वजह से रैंडम कोलिजन्स होंगे। तो जो एवरेज टाइम है कोलिजन का वो क्या करेगा, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ जो कोलिजन्स है वो इंक्रीज़ होने लगेंगे। तो जो हमारा एवरेज टाइम, जो हमें पहले काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा था कोलिजन में, अब क्या होगा, वो कम लगने लगेगा। इन मैटर n इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर टू एनी एप्रिशिएबल एक्सटेंट एंड दस द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ रो with increase in the temperature cause rho to increase, resistivity to increase as we have observed। तो क्या होगा, जो एवरेज टाइम है वो कम होता चला जाएगा टेम्परेचर बढ़ने के साथ, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, और जो टाइम है, एवरेज टाइम है, वो क्या होगा, कम होता चला जाएगा, जिसकी वजह से रेजिस्टिविटी जो होगी वो इंक्रीज़ होती चली जाएगी। अगर हम किसी भी मेटल को एट हाई टेम्परेचर रख देते हैं तो वो क्या होगा, वो कंडक्ट करना बंद कर देगा, क्योंकि अब उसकी रेजिस्टिविटी जो है वो बढ़ चुकी है। अगर यही बात हम इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के लिए करें, तो जैसे हमारे नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इंक्रीज़ होते हैं, तो ऑफकोर्स जो हमारा टाइम टी है, मतलब जो हमारा टाइम है, एवरेज टाइम है, वो भी क्या होगा, इंक्रीज़ होता चला जाएगा। दिस इंक्रीज मोर देन कंपेशन एनी डिक्रीज इन टी। तो मतलब जो टाइम है वो तो काफ़ी कम लग रहा है, जो एवरेज टाइम है वो कम लग रहा। इसकी वजह से इनमें क्या होता है कि जो हमारे इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर्स होते हैं, इनमें जो हमारी रेजिस्टिविटी होती है वो डिक्रीज़ होती है, जबकि मेटल्स में क्या होती है, हमारी इंक्रीज़ होती है। अभी 2 क्वेश्चन हैं हमारे जो इस बात पे बेस्ड हैं कि किस तरह से रेजिस्टिविटी जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर। जब भी हम कंडक्टिविटी की बात करते हैं, तो अगर हमें सिंपल से वायर की बात करेंगे, उसमें एक पॉइंट होगा ए और एक पॉइंट होगा बी, और हमेशा जो करंट होता है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में फ़्लो करता है। तो यहाँ पे हमने एज्यूम कर लिया कि हमारे 2 पॉइंट है वायर के, ए और बी, जिसमें से जो हमारा ए पॉइंट है उसका पोटेंशियल कितना है, वी ए, और बी पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, वी बी। पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ,
पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी वी ए माइनस वी बी, जहाँ पे हमने ये लिया है कि करंट जो है वो वी ए से वी बी में फ्लो कर रहा है, इसका मतलब वी ए का पोटेंशियल ज़्यादा है, वी बी का पोटेंशियल जो है वो कम है। अब हमने एक पर्टिकुलर इंस्टेड ऑफ टाइम दैट इज़ डेल्टा टी, इस टाइम पे हम ये कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि हमारा चार्ज कितना फ्लो करेगा। तो चार्ज क्या होगा, डेल्टा क्यू चार्ज ही फ्लो करेगा। तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू आई डेल्टा टी। तो हमारा जो चार्ज फ्लो कर रहा है डेल्टा क्यू वो है आई डेल्टा टी। ठीक, अब उसके बाद क्या है कि अगर हम इनकी पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, चार्ज हमें पता चल गया। तो हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी एट पॉइंट ए वो होगी क्यू वी ए और एट पॉइंट बी होगी क्यू वी बी। तो अगर हम ये निकालना चाह रहे हैं कि मतलब एक्चुअली में अब दोनों ही पॉइंट्स की मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली में कितनी होगी, तो हम क्यू वी बी में क्यू वी ए माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिला, डेल्टा क्यू वी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्यू की वैल्यू के सब्स्टिट्यूट कर देंगे एंड अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है ये फाइनली हमें काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में मिल जाएगी। काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, आई वी ए डेल्टा टी। ठीक है, अब क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों सेम होगी मैग्नीट्यूड में, लेकिन डायरेक्शन जो होगी वो अलग होगी, जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, अब पॉजिटिव हो जाएगी। अब फिर बात करते हैं कि हमारा इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है। इलेक्ट्रिक पावर का मतलब होता है एनर्जी डिसिपिटेटेड एज हीट पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम कितनी एनर्जी हीट के फॉर्म में निकलती है उसे हम पावर कहते हैं। अब अगर हम बात करें तो काइनेटिक एनर्जी को हम वर्क डन के फॉर्मूले में इस तरह से लिख सकते हैं। सो एनर्जी डिसिपिटेटेड पर यूनिट टाइम इज़ द पावर डिसिपिटेटेड। ठीक है, तो पावर इज इक्वल टू कितना हो गया, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा क्यू। तो यहाँ पे पी की क्या फॉर्मूला मिला, पी इज इक्वल टू आई वी। आर के टर्म्स में हम अगर से निकाल दें तो पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर आर। अब हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर सीरीज एंड पैरेलल। तो ये हम पहले पढ़ ही चुके हैं। तो सीरीज़ और पैरेलल में क्या होता है, सीरीज़ में आप किस तरह से कनेक्ट होते चले जाते हैं और पैरेलल में क्या होता है, एक होता है उसके बाद एक मेन पावर सप्लाई से जुड़े रहते हैं, उसके बाद सबके सब क्या होते हैं, पैरेलल में कनेक्टेड रहते हैं। जब हमारे रजिस्टर सीरीज़ में कनेक्टेड होते हैं तो उनमें जो करंट होता है वो सेम फ्लो करता है, लेकिन हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल जो होता है वो अलग अलग होता है। जबकि हमारे पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, करंट सब में अलग अलग फ्लो करता है और जो पोटेंशियल होता है एट द एंड्स वो सेम होता है। उसके बाद इसका हमारा डेरिवेशन दिया गया है। अब हम बात करते हैं सेल, ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है। तो बात हमें देखिए, जो सेल होता है वो हमारे जो होता है करंट को फ्लो करता है। अगर हम मतलब एक सर्किट लेते हैं उसमें एक बल्ब लगा देते हैं और फिर उसके नीचे हम उसमें सेल लगा देते हैं तो हमारा क्या होता है, करंट प्रोड्यूस होना स्टार्ट होता है, क्योंकि सेल जो होता है उसमें पहले से ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है वो स्टोर रहती है। अब जो सेल होते हैं वो हमारे किस तरह से डिज़ाइन होते हैं, सेल जो होते हैं वो उसमें क्या होता है, एक पूरा इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस डिज़ाइन होता है। तो यहाँ पे हमने कंसिडर किए दो इलेक्ट्रोड है हमारे, जिसमें से हमारा एक पी इलेक्ट्रोड है जो कि पॉजिटिव है, एन इलेक्ट्रोड है जो कि हमारा नेगेटिव है, और दोनों को हमने इलेक्ट्रोलाइट में डिप करके रखा हुआ। अब जो हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है उसके अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये कितना है, ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो हमने V प्लस मान लिया, और नेगेटिव साइड पे भी एक नेगेटिव पोटेंशियल डेवलप होगा। जो नेगेटिव पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, V माइनस होगा। ठीक है, तो हमारे दोनों साइड के पोटेंशियल हमें पता चल गया। अब पोटेंशियल हमें पता चल गया तो अब हम इनसे पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। फाइनली हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो V प्लस माइनस V माइनस पोटेंशियल डिफरेंस निकाले, हमने क्या डिफरेंस किया। डिफरेंस करने के बाद हमें क्या मिला, जो हमारा पॉजिटिव है उसमें पॉजिटिव चार्ज रहेगा, जो नेगेटिव पोटेंशियल उसमें नेगेटिव चार्ज आएगा। तो हमारा पॉजिटिव पोटेंशियल कितना था, V प्लस था, और जो नेगेटिव वाला था वो माइनस V माइनस था। ठीक है, इसकी वजह से बाद में क्या हुआ, प्लस हो गया। तो ये जो डिफरेंस होता है दोनों साइड, जो हमारे जो सेल है उसके दोनों साइड के पोटेंशियल में, जो एक की पॉजिटिव है एक नेगेटिव है,
दोनों साइड के इलेक्ट्रोड में जो डिफरेंस होता है ये हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाता है। ये एक्चुअली में कोई फोर्स नहीं होता, लेकिन इसका एक हिस्टोरिकल मीनिंग था जिसकी वजह से इसे हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं, ईएमएफ कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। अब अगर हमें इस ई की सिग्निफिकेंस को और अच्छे समझना है तो इसके लिए हमने क्या किया, ये जो आर है हमारा एक रजिस्टर, इसे हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, सी और डी आर्म्स के बीच में हमने इसे कनेक्ट कर दिया। अब क्या है कि करंट जो होगा वो हमारा फ्लो कर रहा है और हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि जो हमारा करंट है वो स्टेडी फ्लो कर रहा है। अब ये जो करंट हमारा इन इलेक्ट्रोड्स में फ्लो कर रहा है वो क्या हो रहा है, एन टू पी फ्लो कर रहा है। जो हमारा इलेक्ट्रोड्स में करंट फ्लो कर रहा है वो क्या है, एन से लेके पी तक फ्लो कर रहा है। और इस रजिस्टर में जो फ्लो कर रहा है, रजिस्टर में जो फ्लो कर रहा है वो पी से लेके एन तक फ्लो कर रहा है। और अगर अब हम यहाँ पे निकालें कि अब हमारा पोटेंशियल कितना होगा, तो अब हमारा पोटेंशियल क्या होगा, अब इसमें जो होगा एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा। इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं उनमें एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता है जो कि फाइनाइट होता है, जिसे हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। पहला केस हम कंसिडर कर रहे हैं जिसमें आर इनफाइनाइट है। आर इनफाइनाइट होगा तो आई जो होगा वो ज़ीरो हो जाएगा, जिसकी वजह से वी जो होगा वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ई के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर हमने आर जो है बहुत ज़्यादा लगा, मतलब इनफाइनाइट रेंज का लगा दिया है, तो वो ईएमएफ के इक्वल होगा, जिसे हम एज्यूम कर सकते हैं कि हमारा जो सर्किट है वो ओपन है। और दूसरा केस हमने कंसिडर किया है आर जब फाइनाइट है। जब आर फाइनाइट है तो आई ज़ीरो नहीं होगा, तो जो हमारा फॉर्मूला होगा वी इज इक्वल टू वी प्लस प्लस वी माइनस माइनस आई आर, और जो वी प्लस प्लस वी माइनस था वो कितना था, ई था। अब उसके बाद यहाँ पे हम कुछ दो चार इन सबको सब्स्टिट्यूट वैल्यू करके दो चार फॉर्मूले भी क्रिएट कर सकते हैं। अभी हमारा पहला क्वेश्चन 3.5 सीरीज़ और पहला कॉम्बिनेशन पर बेस्ड है। तो यहाँ पे हमारा एक है सीरीज़ में, ये इन दोनों का पैरेलल है, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, सीरीज़ में ले आएंगे। ये दोनों क्या है, पैरेलल है, इन दोनों को सॉल्व करने के बाद हम सीरीज़ में ले आएंगे। फिर उसके बाद हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि इनमें टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो कितना है। अब ये जो अगली हेडिंग है, हेडिंग 3.12, यह मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड to this video and subscribe my channel. Thank you so much.